तो ये बहुत ही कम सुनने को मिला होगा, ये सुनने को मिला है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको ज़्यादातर मिला होगा कि उसने इतना सारा लॉस कर दिया है, उसने बहुत सारा लॉस कर दिया है, ये बिल्कुल जुआ है, उसकी बात करें, क्योंकि नेटवर्थ जो है वो $120 बिलियन है और वो इतनी नेटवर्थ होने के कारण ये जो है दुनिया में 7 पोज़ीशन पर आते हैं किसमें? नेटवर्थ की सूची में या फिर सबसे अमीर आदमियों की सूची में। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनिशियल नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इन्वेस्ट करने के लिए हमें खरीदना क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करने का बाय करना पड़ेगा, तो हमें खरीदना क्या चाहिए। उसके बाद उसको खरीदने का टाइम और बेचने का टाइम क्या होना चाहिए, क्या परफेक्ट टाइम होना चाहिए खरीदने और बेचने का। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आज की बात करें, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो आज हमें क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और उसके हिसाब से देखते हुए हमें इन्वेस्ट करने के लिए किस तरफ ध्यान देना चाहिए। बस लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कब सस्ता है और कब महँगा है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए एक मेथड कि जो हमारी मार्केट वैल्यू चल रही हो, जो हमारी मार्केट वैल्यू चल रही हो, उसको आप जीडीपी से क्या कर दें, भाग दें। आज की डेट में मार्केट वैल्यू मैंने बताया 3 ट्रिलियन है और जीडीपी के लगभग 3 ट्रिलियन है। तो 3 ट्रिलियन से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 का रेशियो आ जाएगा। तो यदि ये रेशियो 1 है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल। यदि ये रेशियो 1 है तो ये कहलाएगा नॉर्मल, ना एक्सपेंसिव है और ना ही क्या चीपर है। दूसरा मान लीजिए कि कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको दोबारा से। यानी कि 1986 से में जब हमारी सेंसेक्स वैल्यू 100 रुपए थी और 2020 में जब हम 69,000 पे पहुंच चुके हैं, तो ये इस तरह से काम करती है। उसके बाद में परसेंटेज में करके 69,000 पहुंच गए तो हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या मिला, उसको कैलकुलेट देंगे रेट में लेकिन पीरियड कितने साल हो गए 37 23 और 24 37 हो गए 37 हो गए। उसके बाद पेमेंट हमने कुछ नहीं की बीच में 0 माइनस 100 पे थी वैल्यू, उसके बाद आज वैल्यू हो गई 69,000 और ग्रोथ करेंगे तो एंटर कर देंगे। इनमें लग रहा है कि शायद कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है। अब 60,000 कर लीजिए, एक मिनट करके देख लेते हैं, इस चीज़ से फर्स्ट करके शायद रिटर्न दिखा देगा, अभी नहीं दिखाया और कम कर लीजिए 40 कर लीजिए इसको। आपको रिटर्न एवरेजली थोड़ा सा हमें अंदाजा लगा, देखिए 17% रिटर्न लगभग पर एनम प्राप्त हुआ है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था आपको कि जो 100 रुपए की चीज़ हमने इन्वेस्ट किया था, 1986 में इन्वेस्ट कर दी तो 100 रुपए जो आज 69,000 पे पहुंच चुका है, तो हमें हर साल लगभग 17% रिटर्न मिला होता है। इसको दोस्तों कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये भी है। तो आज हमारे पास 100 रुपए है, इस पे एनुअली आपको क्या मिल रहा है, हाँ, 17% रिटर्न मिल रहा है, तो आप आज वैल्यू क्या बनेगी वो देख लेते हैं। तो इसमें हम इसको कर देंगे इज़ इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय 1.17 तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 17। इसको अगर निकाल के लेके जाएंगे 40 साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुलॉजी। एजुलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और नीचे जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल हमारी जो सीरीज चल रही है वो हम इन्वेस्टिंग और सेविंग के ऊपर लेकर चल रहे हैं। आज से पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन, कोई भी आम आदमी जो एक सैलरीड पर्सन हो या उसे एग्रीकल्चर से इनकम प्राप्त हो रही हो या फिर वो बिजनेस से इनकम प्राप्त कर रहा हो, वो कैसे सेविंग कर सकता है, सेविंग करने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं और यदि उसने सेविंग कर ली है तो उसको ग्रो करने के लिए, उस पैसे को ग्रो करने के लिए आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। उन इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा जो फोबिया है जिसके बारे में लोगों के मन में, वो है स्टॉक मार्केट। तो उसी के जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हीं को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मैंने विद प्रूफ विद लॉजिक आपके क्लियर कर दूंगा और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें जाते चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज आपके लिए आज के ज्ञान के पिटारे में क्या लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आराम से ध्यान से समझना है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारी किसी भी चीज़ की, स्किल की, नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बस मेरे साथ एक फ्लो में बहे चलिए और आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझनी शुरू हो जाएँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि हम जब खासकर इंडिया में अगर बात कर रहे हैं, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, तो हमारे मन में कुछ चुनी हुई चीजें आती हैं। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले क्या क्या आ सकती है इन्वेस्टिंग के रूप में, पीपीएफ आ सकता है। उसके बाद आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है जो आज की डेट में काफी पॉपुलर है और काफी चल भी रही है। तो उसको लेके आप काम कर सकते हैं। तीसरा, आप इंश्योरेंस के बारे में सोच सकते हैं। एज ए इंडियन मैं बात कर रहा हूँ, एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप बैंक एफडी वगैरह में जा सकते हैं। तो ये कुछ जनरल थिंग्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के तौर पे खासकर इंडिया में देख पाते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा, हम हार्डली टॉक करते हैं, बहुत ही मुश्किल से बात करते हैं कि हम पैसा बना सकते हैं किसके थ्रू, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के थ्रू। ये बहुत ही कम सुनने को मिला होगा और यदि सुनने को मिला है स्टॉक मार्केट के बारे में तो आपको ज्यादातर मिला होगा कि उसने इतना सारा लॉस कर दिया है, उसने बहुत सारा लॉस कर दिया है, ये बिल्कुल जुआ है, ये सट्टा है। इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके दो पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्या है? ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रिस्की इन्वेस्टमेंट क्यों? मैं आपके पैसे जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना ही होगा। दूसरा है कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है नॉलेज और स्किल की, वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती होगी। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपकी, इसके बारे में, उन्हीं सब के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर ही बताऊंगा कि आपकी जो मिसकंसेप्शन है वो किस तरह से क्लियर हो जाएंगे। वो भी किसके स्टाइल में, हमारे गुरु हैं, आप बालिए इन्वेस्टिंग के बिल्कुल भगवान है, इन्वेस्टिंग के भगवान, इनका नाम है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे
इनका नाम है। इन्हीं के स्टाइल में हम जो है आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग कितना ईज़ी है और किस प्रकार से आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपको बता दूं कि वॉरेन बफे हैं कौन, उनके बारे में थोड़ी सी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले बता दूं, वॉरेन बफे, इनका पूरा नाम है वॉरेन एडवर्ड बफे। ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है और फिलेंथ्रोपिस्ट है। ठीक है। इनकी कंपनी है, इनकी कंपनी का नाम है बर्कशायर हाथवे। इनकी ये चेयरमैन है उसके और सीईओ भी हैं, तो अमेरिकन बिजनेसमैन है ये। ठीक है। उसके बाद इसकी इनकी जो इन्वेस्टमेंट सक्सेस है, मतलब इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट पे अपनी स्किल लगाई है वो और बहुत ही ज्यादा फेमस है, बेस्ट नोन इन्वेस्टर है पूरे दुनिया में। लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीजें इनके डिपेंड करती हैं। आजकल मार्केट का रिजल्ट इन पर काफी कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद दिसंबर 2023, यानी आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यदि उसकी बात करें तो इनकी नेटवर्थ जो है वो 120 बिलियन डॉलर है। और वो इतनी नेटवर्थ होने के कारण ये जो है दुनिया में सेवंथ पोजीशन पर आते हैं, किसमें, नेटवर्थ की पोजीशन में, या फिर सबसे अमीर आदमियों की सूची में। वॉरेन बफे के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू है आप सबके लिए। बहुत अच्छे और बहुत ही सिंपल पर्सन है और इन्वेस्टिंग को इन्होंने बहुत ही इजी बना दिया है। तो आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनिशियल लॉजिक ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इन्वेस्ट करने के लिए हमें खरीदना क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करनी है तो हमें बाय करना पड़ेगा, तो हमें खरीदना क्या चाहिए। उसके बाद वो उसको खरीदने का टाइम और बेचने का टाइम क्या होना चाहिए, क्या परफेक्ट टाइम होना चाहिए खरीदने और बेचने का। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आज की बात करें, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो आज हमें क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और उसके हिसाब से देखते हुए हमें इन्वेस्ट करने के लिए किस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक चीज़ें आज बताऊँगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई, हमें इन्वेस्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ना है, स्टॉक मार्केट में आगे जाना है, तो उसके लिए हमारे को एजुकेशन कितनी चाहिए? कम से कम कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए? तो ये सबसे पहले, इन्वेस्टिंग के लिए हमें एजुकेशन कितनी नीड है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, आपने क्या करा होना चाहिए? बस आपने प्राइमरी एजुकेशन करनी होनी चाहिए। आप सुनकर ये हैरान हो जाएँगे शायद। आपको लगेगा अरे ये क्या बोल रहा है? जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आने के लिए आपको कोई कैलकुलेशंस की, कोई बड़ी-बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल, आपने प्राइमरी एजुकेशन करी हुई होनी चाहिए। और आप अगर क्लीन माइंड है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, ज़्यादातर लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें सोचने में लग जाते हैं। यदि आप क्लीन माइंड है तो आपको सिखाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस बारे में कुछ भी अलग से पढ़ाई कर रखी है तो उसको आप साइड में रख के सिर्फ लर्निंग पर फोकस करें। और लर्निंग करते समय आपने जो भी चीज चीज के बारे में सोचा है, देखा है, सुना है, जाना है, उसको साइड में रख के आप बाद मेरे साथ फ्लो में बढ़ चलिए। अब अगली बार बात अगर हम करें तो अगली बात में हमारा सबसे पहला काम आ जाता है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यदि मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टिंग की आज की डेट की सबसे प्रॉब्लम जो हो जाती है, हम सोचने बहुत लग जाते हैं। मतलब सोचने वाली, बहुत ही कैलकुलेटर करने वाली, आप जो कह सकते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो हम ज्यादा कर जाती है। इसे आप एक तरह से एनालिसिस या पैरालिसिस भी कह सकते हैं। एनालिसिस या पैरालिसिस भी कह सकते हैं कि हम ज्यादा सोचेंगे, दिमाग खराब करेंगे, इधर की भी उधर की भी, वहां क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा और हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है इन्वेस्टिंग में, जब मैं उसको बारे में बताता हूँ तो उसने मेरे से एक दिन घर में हम बैठे हुए थे तो उसने मेरे से पूछ लिया, भाई अंशु, आजकल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, यदि आप इंडिया की बात करें इन्वेस्टिंग की दुनिया में। मैं उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा तो उसने मेरे से पूछा कि आरबीआई आजकल क्या कर रहा है। अगर आपको मेरे को इन्वेस्टिंग सिखाना है तो मेरे को बताओ आरबीआई क्या करता है। तो मैंने बताया कि आरबीआई पिछले, आपने देखा होगा पिछली 5-6 मॉनिटरिंग पॉलिसी एमपीसी की जो बैठक हुई है उनमें रिजर्व बैंक ने जो रेट है वो आगे बढ़े नहीं है, मतलब कांस्टेंट रखे हैं। पिछली 2-3 जो मीटिंग्स हुई है, जबकि पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो लगातार क्या कर रहा था वो, इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहा था, अप कर रहा था, इंटरेस्ट रेट को अप कर रहा था। तो इससे क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोगों की जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। बोरोइंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा रुचि, जो इन्फ्लेशन का रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा उसने पूछ लिया कि भाई अगर चलो ठीक है, इंडिया में आरबीआई ये कर रहा है तो अमेरिका में क्या चल रहा है आजकल, अमेरिका में क्या चल रहा है। अमेरिका भी इंडिया के साथ साथ ही लगभग चलता है। आपने पिछला देखा होगा, पिछले 2-3 महीनों से, पिछली 2-3 मीटिंग से उनका जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने भी क्या किया है, इंटरेस्ट रेट काफी अप किए थे, लेकिन पिछली 2-3 मीटिंग से उन्होंने भी क्या किए, कांस्टेंट रखे हुए हैं। तो पिछली 3-4 मीटिंग से जब वो ऊपर कर रहा था तो उनका भी सेम वही हुआ कि इंटरेस्ट रेट अप गए तो बोरिंग कैपेसिटी लोगों की कम हो गई और हमारा जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो सेंट्रल बैंक ऑफ
होता है किसी भी देश का, किसी भी इकोनॉमी का, उसका मेन काम क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए वो क्या करता है? जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, लोगों की बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उससे क्या होगा? उसमें जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और लोग कम सामान खरीदेंगे, तो इस तरह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इस तरह से काफी चीजें सुनने के बाद जो होगा, मान लो आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, अमेरिका का ही ले लीजिए। मान लो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट क्या किए, आप किए, इंटरेस्ट रेट क्या किए, आपकी। इससे क्या होगा? इससे क्या पड़ेगा कि हम जो है लेस बोरो कर पाएंगे, हमारी बोरोइंग कैपेसिटी वो क्या हो, लॉस हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो सेलिंग है, मतलब जो कंपनियां माल बेच रही हैं, उनकी जो सेलिंग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेलिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेलिंग कम होगी तो उनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट भी कम, सब एक दूसरे से चेन से लगे हुए हैं। प्रॉफिट कम होगा तो उनके शेयर का प्राइस भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी चेन बनी हुई है। आप एक तरह से देख सकते हैं कि आपका जो इंतजार करने का वो है कि आप किस तरह से शेयर मार्केट की इन्वेस्टिंग को सीख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये सब चीजें उसको बताई, इन्होंने उसने आरबीआई के बारे में पूछा, अमेरिका के बारे में पूछा, फिर चाइना के बारे में पूछ लिया, ये सब चीजें चलती रही। तो मैंने जब सारी चीजें उसको बताई, उसने क्या किया, मैंने उस लास्ट में उससे पूछ लिया कि भाई तेरा क्या डिसीजन, क्या है लास्ट में, डिसीजन क्या है लास्ट में। तो डिसीजन जब मैंने पूछा तो उसने सोचा भाई अभी तो बहुत गोलमाल है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो बहुत गोलमाल है, अभी तो पता नहीं लग रहा कि क्लियर डायरेक्शन क्या होगी। तो इसलिए वो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पाया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो डिसीजन लेने की आती है। और हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? डिसीजन ना लेने का कारण सबसे पहला हमारा हो जाता है कि हम बहुत ही कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा और किस हिसाब से होगा। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, इसकी चीज को किसी चीज में नहीं पड़ना है। अब ये सब बताने का कारण क्या है? ये सब बताने का आपको कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं कारण बता दूं कि आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? पहला क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? पहला क्वेश्चन तो मन में आपके अभी भी घूम रहा होगा। और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके मन में, दूसरा क्वेश्चन होगा इसके लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये तो, इतनी कैलकुलेशन है, इतना कुछ देखना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सब मैं आपको पिछली जो कैलकुलेशन बताई है वो सारी इसीलिए बताई हैं कि आपको शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताता हूँ आज के जो पिछली वीडियोस है उससे आगे लेके बिल्कुल कनेक्ट करता हूँ कि आपको यदि इन्वेस्टिंग सीखनी है तो मैं आपको लेकर आया था स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट के बेसिक सबसे पहले फंडा आता है कि उसकी बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजिंग है, टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजिंग है। क्या क्या है? सबसे पहले आप मान लीजिए बीएसएल, सबसे पहले आप मान लीजिए बीएसई, इसको बोलते हैं आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बात करें तो दो बड़ी मंडियां हो जहां पर शेयर की खरीद फरोख्त होती है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। बीएससी जब सेंसेक्स है, बीएससी जो इंडेक्स है या बीएससी का जो मेन इंडेक्स है, बीएससी की अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक एरो लगा देते हैं, बीएससी को जो फॉलो करता है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स बेसिकली क्या है, तो 30 कंपनियों का एक बास्केट है। इसी तरह एनएससी का है, एनएससी का भी क्या है, निफ्टी है, निफ्टी, और निफ्टी में भी निफ्टी 50, ये भी क्या है, टॉप 30 कंपनी। ये टॉप 30 का है तो ये टॉप 50 कंपनीज की एक बास्केट है, जो क्या करती है, फॉलो करती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को करती है सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को करता है निफ्टी 50। अब ये जो कंपनी है टॉप 30 कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं, टॉप 30 कंपनी की हम बात कर रहे हैं, क्या टॉप 30 कंपनी हमेशा एक जैसी रहती हैं? तो आंसर है नहीं। कंपनियों के जो रैंक है वो क्या करते रहते हैं, रैंक जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब चेंज का मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड किसे करती है, टॉप 30 कैसे होगी, तो ये डिपेंड करती है मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। मार्केट वैल्यू या फिर आप इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी कह सकते हैं।
ठीक है। अब ये निकलती कैसे है, मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती कहते हैं किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई शेयर का प्राइस। किसी भी कंपनी की अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ शेयर और शेयर प्राइस से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपकी मार्केट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। टॉप 30 कंपनी ऑफ इंडिया। टॉप 30 मान लीजिए ये किसकी है, सेंसेक्स की है, क्योंकि सेंसेक्स जो है 30 कंपनी का एक बास्केट है। और ये किसको फॉलो करता है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए है। ठीक है। दूसरा मान लीजिए आप टॉप 50 कंपनीज। टॉप 50 इसका जो वो है वो क्या है, निफ्टी 50 है। और ये भी एक बास्केट है। और ये एनएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो टॉप 30 कंपनी है या टॉप 50 कंपनी है, डिसाइड, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि डिसाइड कैसे होंगी। तो डिसाइड करने का तरीका इनका क्या रहता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है रैंक करती है मार्केट वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन है मार्केट वैल्यू होती क्या है। मार्केट वैल्यू क्या होगी कि जो शेयर का प्राइस चल रहा है अभी किसी कंपनी की भी, जो भी स्टॉक में लिस्टेड है, वो शेयर का प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो ये निकल के क्या आ जाएगा, इसे आप दूसरी लैंग्वेज में न्यूज प्रोग्राम पढ़ेंगे तो वो मार्केट कैप कहलाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरा वर्ड है, तो मार्केट कैप कहलाती है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी कंपनी की अगर हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है तो हमें नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करना होगा उसके शेयर प्राइस से, तो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलकर आ जाएगी। और उसी के हिसाब से जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसी कंपनी की, वो रैंक करते जाते हैं, यानी सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। सबसे नंबर 1 पे अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जिसकी मार्केट कैप होगी, जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, सबसे टॉप पे होगा। सेकंड वाला उससे डाउन, फिर उससे डाउन, फिर उससे डाउन, इस तरह से टॉप 30 हो जाएंगी। ये हो जाएंगी सेंसेक्स के लिए। और टॉप 50 हो जाएंगी, ये हो जाएंगी निफ्टी 50 के लिए। तो ये इस प्रकार से जो है टॉप 30 का एक बास्केट, जो टॉप 30 कंपनी और टॉप 50 कंपनी का एक एक बास्केट बनाए गए हैं। वो आपके मन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1986 में जब हम बीएससी अपने इसकी तरफ बढ़े, 1986 में क्या हुआ, जो टॉप 30 कंपनी थी, क्या 2020 में वो थी, और आज 2023 चल रहा है, तो क्या वो कंपनियां हैं, और 2050 की अगर मैं बात करूं तो क्या सेम कंपनियां रहेंगी। तो आपको ध्यान, यहाँ पर ध्यान ध्यान देना चाहिए कि 1986 में जो टॉप 30 कंपनीज में थी, उनमें से बहुत सारी कंपनियां आज बंद हो चुकी हैं। तो अब ये जानकर हैरानी होगी कि आपका, यदि आपने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया होता जो वो कंपनी आज बंद हो चुकी है, तो आपका पैसा, आप, यू माइट हैव लॉस्ट ऑल योर कैपिटल। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। 1986 में क्या क्या कंपनियां थी, उनमें से आपका अगर कोई एक दो के नाम बताऊं, जैसे ऑसवाल केमिकल था, उसके बाद बॉम्बे टेक्सटाइल था। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां, एचएमटी घड़ियां थी। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज स्टॉक मार्केट में अच्छा नहीं कर रही हैं, या फिर बिल्कुल ही बंद हो गई हैं, बैंकरप्ट हो गई हैं। अभी जैसे 2020 में, मान लीजिए 2020 में आपने यस बैंक का हाल देखा होगा। वो निफ्टी 50 का एक पार्ट था, लेकिन 2020 के बाद जो है वो भी उससे अलग हो गया। अब 2023 में आज मान लीजिए निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं, उसका डाटा आप चेक करना चाहते हैं तो अपनी एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आज के है। और 2050 में क्या होगा, इसके बारे में भी कोई डेफिनेट तरीके से नहीं कह सकता कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही होंगी। लेकिन ये बात गारंटी है कि 2050 में भी जो टॉप 30 कंपनी होंगी वो सबसे अच्छा कर रही होंगी, और वो निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का पार्ट होंगे। तो मतलब जो कंपनी जिस टाइम पर अच्छा कर रही होगी उसी ईयर में, वही कंपनी जो है उस टाइम की बेस्ट कंपनीज होंगी, और वो उस इंडेक्स का पार्ट होंगी, चाहे वो बीएससी की सेंसेक्स हो, चाहे वो एनएससी का निफ्टी 50 हो। इस प्रकार से आपने जो है बेसिक चीज जाना। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक छोटा सा, क्या हम इसका ओवरव्यू निकाल सकते हैं या इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कि सेंसेक्स जो है स्टेटिक है। सेंसेक्स जो है स्टेटिक बास्केट है। सेंसेक्स जो है स्टैटिक बास्केट है, थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें निफ्टी 50 से, तो यहाँ पे आप मान लीजिए सेंसेक्स जो है थोड़ा सा स्टैटिक है, क्योंकि ओनली टॉप 30 है। और जो निफ्टी 50 है वो थोड़ा सा डायनेमिक है। ठीक है। अब इसमें क्या समझने में आया, क्योंकि दोनों में जो टॉप की 30 है वो तो दोनों में है, टॉप की जो 30 कंपनीज हैं वो तो दोनों में है, और लास्ट की जो 20 कंपनी है उनका मार्केट कैप
बाकी बड़ी कंपनियों से छोटा ही होगा, तो मार्केट कैप छोटा होगा तो उनका इतना असर किसी भी परिस्थिति में ज्यादा असर नहीं होगा हमारे इंडेक्स पर, ज्यादा असर नहीं होगा हमारे इंडेक्स पर। तो आपने बेसिकली क्या समझा कि भाई जो भी इंडेक्स है हमारा, जो भी एक्सचेंज है हमारे, उनके दो प्राइमरी इंडेक्सेस हैं, और उन प्राइमरी इंडेक्सेस पे ही जो है कंपनीज डिसाइड की जाती हैं कि किसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को काउंट करने का या बनाने का या डिसाइड करने का तरीका मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दीजिए, उस शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आ जाएगा। 1986 में कौन सी कंपनियां थी, वो उस टाइम की बेस्ट कंपनियां थी। 2020 में जो कंपनी थी वो उस टाइम की बेस्ट कंपनियां थी। 2023 में आज जो अगर बात कर रहे हैं कौन सी कंपनियां हैं, वो आज की बेस्ट कंपनी है। और 2050 में अगर आप बात करेंगे, मेरे से पूछेंगे, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी होंगी, लेकिन ये कंफर्म है कि वो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उस समय सबसे ज्यादा होगी, वो टॉप 50 में रैंक कर रही होंगी, इसलिए ये डिसाइड करके आप बता सकते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगभग सेम है, क्योंकि बाकी की जो लास्ट की 20 कंपनीज है उनका मार्केट कैप बड़ी कंपनियों से कम है, तो उनका उतना ज्यादा इंडेक्स पर असर नहीं होता है। आगे चलते हैं। तो हमें अगला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जो ये जो इंडाइसेस हैं, जिससे आपने मैंने बताया आपको निफ्टी 50 हो गया और बीएससी का सेंसेक्स हो गया, इनकी जरूरत क्यों है हमें, इसकी जरूरत क्या पड़ गई कि हमें इनको पता करना चाहिए, इनका पता होना चाहिए, इसमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो है इंडाइसेस हैं, इंडाइसेस की अगर बात करें तो ये क्या काम करते हैं, ये एक तरह से बैरोमीटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, बैरोमीटर का काम करते हैं इंडाइसिस। किसको फॉलो करने के लिए बताते हैं कि बेसिकली मार्केट किस तरफ, मार्केट का जो पोजीशन है वो किस तरफ है और किस तरह से काम कर रहा है। तो अक्सर हमारे मन में ये आ जाता है, लोग ये सोचते हैं कि इसको इंडाइसिस को जो फॉलो करने का काम है, इंडाइसिस को फॉलो करने का जो काम है वो किसको करना चाहिए, किन शेयर मार्केट में निवेश करना है, जिन्हें शेयर मार्केट में निवेश करना है। तो इससे ये जो मिसकंसेप्शन है इसके बारे में आपको बता दूं, बेसिकली ये बैरोमीटर तो है ही है कि भाई हमारा जो इंडाइसिस है या हमारा जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो कहाँ जा रहा है। लेकिन बेसिक जो बताता है, ये बेसिकली क्या बताता है, बेसिकली बताता है, यदि आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो ये बेसिक बताता है कि एक एवरेज इंडियन अपनी लाइफ में कैसे कर रहा है, एक एवरेज इंडियन अपनी लाइफ में कैसा कर रहा है, बेसिकली ये इंडाइसिस ऐसा बताते हैं। अब आप बोलेंगे ये कहां से कहां ले आए, एक एवरेज इंडियन का स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है, अब मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आप मान लीजिए आप कहीं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल निवेश नहीं करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश बिल्कुल नहीं करते आप। अब क्या होगा, स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आपके घर पे एक बाइक तो पक्का होगी, आप सभी के घर पे एक बाइक तो पक्का होगी। बाइक चलाने के लिए आप या तो दो चांस हो सकते हैं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, या तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे होंगे या आप पेट्रोल की व्हीकल ले रहे होंगे। तो यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जितनी भी कंपनी है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, जैसे खरीदेंगे इलेक्ट्रिसिटी की जितनी कंपनीज हैं, है ना, उनसे उनका जो रेवेन्यू होगा, पेट्रोल कंपनी की जो आप पेट्रोल खरीदेंगे आईओसी कंपनी का खरीदेंगे, ठीक है। सीएनजी है तो सीएनजी का, आप फोर व्हीलर ले रहे हैं तो सीएनजी यूज कर रहे होंगे तो सीएनजी में, सीएनजी से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उनका क्या होगा। तो जितनी ज्यादा एक आम आदमी जो कि जिसके घर पे मैंने बताया कि सभी के घर पे बाइक होगी, तो एक आम आदमी, एक एवरेज इंडियन जितना ज्यादा बाइक करेगा, जितना ज्यादा बाय करेगा तो क्या होगा, इनको प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकी सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। प्रॉफिट ग्रो करेगा तो फिर क्या होगा, इनका शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। सो शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा, और शेयर प्राइस बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज हैं, उन्हीं के हिसाब से सारा मार्केट आगे काम कर रहा है। तो अगर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, जो शेयर मार्केट भी लॉन्ग टर्म में क्या है, आगे बढ़ते चला जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है, लेकिन यदि आप डायरेक्टली निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आप किसी ना किसी कंपनी का कुछ ना कुछ चीज, चाहे पतंजलि के हो, चाहे आप मोबाइल फोन मान लीजिए, चाहे आप भारतीय एयरटेल का कनेक्शन मान लीजिए,
इन सब चीजों में आप कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यदि पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रही है। जितना ज्यादा कंजप्शन करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, उन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी तो उसकी सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी बढ़ेगी, और कंपनी की मार्केट कैप बढ़ेगी तो हमारा इंडेक्सेस आगे जाएंगे और मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऊपर लेकर जाएगा। तो इस तरह से आगे ये पूरा काम करते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जीडीपी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब जीडी से जीडीपी क्या आ गया, सारी चीजें मैंने आपको बताया ना, मैं हर एक चीज को बिल्कुल कनेक्ट करके और लॉजिकली आपको पढ़ा के जाऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। अब यहाँ जीडीपी का कंसेप्ट ले लेते हैं। जीडीपी इज इक्वल टू, बहुत सिंपल फॉर्म है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये तो हो गया पढ़ाकू लोगों के लिए। मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि एक देश के अंदर, एक देश की बाउंड्री के अंदर, विद इन ए बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, ये एक देश है, उसकी बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं वो जीडीपी कहलाती है। एक साल के अंदर एक देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज मान लीजिए, सर्विसेज मान लीजिए, या प्रोडक्ट मान लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं, उन सबका टोटल मिला दिया जाता है तो उसी को जीडीपी बोला जाता है। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री, तो इसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी की अगर बात कर रहे हैं तो जीडीपी का बेसिकली आपको बता दूं, थोड़ा सा और भी देता हूं, कि अगर हम जीडीपी बात करते हैं तो 2019-20 में जब कोरोना नहीं आया था, तब इंडिया की जो जीडीपी थी वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी। ठीक है। उसके बाद 2000, जब कोरोना आ गया तो 2020 में जब सब कुछ बंद हो गया, 2020-21 मान लीजिए, अब 2021 में घट के 2.7 ट्रिलियन डॉलर रह गए। और अब 2021 22 या 22-23 मान लीजिए, अभी जो है वापस 3.1 ट्रिलियन डॉलर की आ गई। तो अब ये डॉलर को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, ये एक्सेल में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली क्या होगा कि जल्दी ही आपने देखा होगा, बहुत सारी आजकल न्यूज आ रही है और आरबीआई बार बार अनाउंस कर रहा है। उसके बाद जो एडी एशिया डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, इन सभी ने क्या किया है, एक फोरकास्ट किया है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, और जल्दी ये हमारी जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे जो ऑप्टिमिस्टिक हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में, हमारी जीडीपी के बारे में। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात समझने की ये रहेगी कि यदि हमें बात करनी है कि इंडिया की जीडीपी की, इंडिया की जीडीपी अगर बात कर रहे हैं, तो इंडिया की जीडीपी आज की डेट में अगर मान लेते हैं, इंडिया की जो जीडीपी है वो मान लेते हैं 3 ट्रिलियन है। ठीक है। उसके बाद मार्केट वैल्यू, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ देता हूँ कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है एज कंपैरिजन टू जो हमारा जीडीपी है, या मार्केट वैल्यू ऑफ पूरी ऑल कंपनीज है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ टॉप 50 कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 वाले की, टॉप 50 कंपनीज, उनका लगभग 1.5 ट्रिलियन है। ठीक है। और हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ऑल लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ऑल कंपनीज, इसको मिला दें तो ये लगभग 3 ट्रिलियन, इसका भी 3 ट्रिलियन डॉलर जो है पहुंच जाता है। तो अब लंबे समय में आप क्या समझ में आया इतनी बात कह कि हमारी इंडिया की जीडीपी आज डेट में 3 ट्रिलियन चल रही है, तो 50 कंपनीज है इंडिया की, उनकी लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू बैठ जाती है। और यदि स्टॉक मार्केट में, इंडिया के स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, यदि उनकी टोटल वैल्यू देखेंगे तो वो भी 3 ट्रिलियन के आसपास ही निकल कर आती है। ये आपको देखना कहाँ होता है, इस चीज के बारे में मैं आपको आगे वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसके बारे में देखना है। तो आपने बेसिकली बात क्या समझी कि लंबे समय में स्टॉक मार्केट जितना बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी जितनी की हमारी कंपनीज की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो जीडीपी जितनी हमारी आगे बढ़ रही होगी, हमारी मार्केट वैल्यू भी, मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज भी उतनी स्पीड में, उसी रेशियो में आगे बढ़ रही होगी। अब इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और समझिए। भाई इंडिया अगर क्या है, आप मान लीजिए, इंडिया क्या करेगा, इंडिया अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इंडिया अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो इंडिया ज्यादा प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, भाई टॉप 50 कंपनीज, उसी का तो सबसे ज्यादा पार्ट है इसमें। तो टॉप 50 कंपनीज क्या करेंगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी। टॉप 50 ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी तो उनका क्या होगा, प्रॉफिट, यानी ज्यादा सेल बढ़ेगी, तो सेल भी ज्यादा करेंगी, सेल ज्यादा करेंगी तो प्रॉफिट भी, सिंपल सी बात है, ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो शेयर का प्राइस जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा, और शेयर प्राइस ज्यादा होगा तो कंपनी और मार्केट की वैल्यू धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी।
तो इस बेसिकली स्टडी क्या होगा कि हमारा जो है बेसिकली क्या काम रहा कि हमें समझना है कि हमारी जीडीपी और हमारे स्टॉक मार्केट की वैल्यू लगभग एक ही रेशियो में आगे बढ़ती है। ये हो सकता है कि कभी कम या ज्यादा हो जाए। इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात और एक है कि जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी होती है वो लगभग स्टेटिक रहती है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। पॉइंटों में बहुत ज्यादा चेंज होती है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो डेली जो है डायनेमिक है और डेली चेंज होती रहती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जीडीपी जो है वो स्टेटिक है, बहुत कम चेंज है, बहुत ही कम स्पीड में चेंज होती है। मार्केट वैल्यू जो है वो डायनेमिक है, जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है जैसे जैसे शेयर प्राइस होते रहते हैं। अब इसको बेसिकली समझने का आगे बढ़ते हैं। समझने के लिए क्या कर लेते हैं, हमें क्या पता लगाना है। हम मैंने बताया आपको कि मार्केट को हम क्या जो है टाइम नहीं कर सकते, कब बढ़ेगा कब घटेगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कब सस्ता है और कब महंगा है। तो इसके लिए हमें यूज करना चाहिए एक मेथड कि जो हमारी मार्केट वैल्यू चल रही हो, जो हमारी मार्केट वैल्यू चल रही हो उसको आप जीडीपी से क्या कर दें, भाग दे दें। आज की डेट में मार्केट वैल्यू मैंने बताया 3 ट्रिलियन है और जीडीपी भी लगभग 3 ट्रिलियन है। तो 3 ट्रिलियन से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग एक का रेशियो आ जाएगा। तो यदि ये रेशियो एक है तो ये कहलाएगा नॉर्मल। यदि ये रेशियो एक है तो ये कहलाएगा नॉर्मल, ना एक्सपेंसिव है और ना ही क्या चीपर है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह आ गया, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आ गई कि जैसे बहुत सारी न्यूज आ रही है कि भाई इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जी, हमने कोरोना को बहुत जल्दी मात दे दी, बहुत अच्छे से मात दे दी, इन सब चीजों के बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, थोड़ी फास्ट बढ़ सकती है। तो जो मार्केट वैल्यू है वो हो सकता है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय जीडीपी। मार्केट वैल्यू फास्ट बढ़ के कितनी हो गई 4.5 और जीडीपी हमारी 3 रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो ये क्या हम क्या बोलेंगे इसको कि मार्केट क्या है, एक्सपेंसिव हो गई है, अब हमें खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर इसका जस्ट अपोजिट ये हो सकता है कि मार्केट वैल्यू बटे जीडीपी, लोगों में बहुत जैसे कोरोना आ जाए, कोई इसराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, वो हो रहा है, ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो लोग बहुत क्या फेयरफुल हो जाते हैं, पता नहीं लगता है कि वो के बारे में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं पैसा निकाल लेते हैं। तो ये हो सकता है फिर क्या रह जाए 1.5 रह जाए और ये हमारी फ्री हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। अब हम कहेंगे तो बहुत ही चीप हो गई है मार्केट, क्या हो गई है बहुत ही चीप हो गई है। तो ये आपने तीन चीज जानी कि यदि हम मार्केट वैल्यू को जीडीपी से भाग दे देते हैं और ये रेशियो एक का आ जाता है तो मार्केट नॉर्मल है, ना एक्सपेंसिव है और ना ही चीप है। दूसरा, अगर ये घट के आधा रह जाता है तो मार्केट चीप हो जाती है। ये देखिए कि 1.5 गुना हो जाता है, 2 गुना या 3 गुना, इससे ऊपर जितना भी हो जाता है तो मार्केट जो है वो महंगी हो गई है, यानी एक्सपेंसिव हो गई है। तो आज का रेशियो आपको निकालना है, तो आज का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज का रेशियो निकालने के लिए आपको हम लिए चलते हैं वेबसाइट पे, ताकि आपको दिखा सके कि किस तरह से ये काम। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैं यहाँ पे माउस लेके चलता हूँ तो आपको दिखाएगा आज की। तो 3.3 लाइन जो है जीडीपी है किसकी, इंडिया की। 3.39, ये मैंने आपको दिखा दिया। 3.39 ट्रिलियन डॉलर के है इंडिया की जीडीपी है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और ये डाटा आप जो है worldbank.org पे देख पा रहे होंगे। दूसरा दिखाते हूँ कि ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे। ये जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी इंडिया की यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको, कितना है ये 3.5 जो है करोड़ में आपको ये दिख पा रहा होगा। तो इस तरह से आप जो है डाटा देख सकते हैं। तो यदि इसी डाटा को हम लेके चलते हैं यहाँ पे 3.5 और 3.39 पे लेके चलते हैं, हमारी आज की डेट में मैंने बताया मार्केट वैल्यू कितनी है 3.5 डिवाइडेड बाई जीडीपी कितनी है 3.9। तो हल्की सी 0.91 करके रख सकते हैं, है ना, 99। तो ये हल्की सी क्या है, नॉर्मल से चीप है, नॉर्मल से थोड़ी सी क्या है, चीप है। तो आज की डेट में किसी भी चीज को देखने से आपको पता लगता है। तो आज की डेट में जो आपको पता लगा कि नॉर्मल है, ना एक्सपेंसिव है और ना ही चीप है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो पागल वाले बनाने वाली बात होगी। तो आपको एक इसमें आपको एक कोट याद करना चाहिए जो कि वॉरेन बफे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके गुरु थे बेंजामिन ग्राहम। उन्होंने एक कोट लिखा था और उन्होंने बताया था कि मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रेशनल मैन, मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रेशनल मैन बट समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ ड्रंकन मैन। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि जो मिस्टर मार्केट है वो बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर आदमी है, लेकिन कभी कभी वो एक बेवड़े जैसा या एक शराबी जैसा व्यवहार करता है, और हमें उसी का फायदा उठाना है। जब वो शराबी जैसा व्यवहार करेगा तो हम पूरा जोर लगा देंगे, पूरा जान लगा देंगे और मार्केट में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ जीडी भी समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट ऑफ जीडी से आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे और उसी तरह से आगे लेकर चलेंगे। अब
कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आज हमें क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि हमारी अगर आप नॉर्मल उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यदि आप चीप का वेट करेंगे तो चीप कब होगी वो आप मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय जीडीपी से करके देख सकते हैं। दोनों का डाटा कहाँ से प्राप्त होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो ये जो है सेंसेक्स या निफ्टी है ये रियली गुड है क्या? इससे पहले हम एक चीज और मन में रख लेते हैं। क्या है वो? कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि आज से 20 से 30 साल बाद इकोनॉमी कहाँ होगी? इकोनॉमी कहाँ होगी इसके बारे में यदि कोई पूछ ले तो आपका जवाब सिंपल सी बात है, मुझे पता है आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। आप तो ये सोच रहे होंगे अगले 6 महीने में क्या हो रहा होगा, पिछले 6 महीने में क्या हुआ, लेकिन फिर भी एक सिचुएशन में आपके सामने लाता हूँ 20 से 30 साल बाद मैं आपको क्या देता हूँ, 3 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि डेफिनेटली खराब ही होगी, क्योंकि आप जो है बहुत ही पेसिमिस्टिक हैं। आपको पता है कि इजराइल गाजा वार चल रहा है या रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, अमेरिका चाइना के साथ लड़ने के लिए तैयार है, इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है डेफिनेटली रोज ही बोलते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल ही खराब ही हालत होगी अगले 20 से 30 साल के बाद। दूसरा ऑप्शन है कि ये बहुत ही अच्छी होगी, डेफिनेटली बेटर होगी, जिसमें आप ऊपर की तरफ हो सकते हैं। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि कुछ भी हो, सारा चला गया, कोरोना चला गया, कोरोना से भयानक चीज कुछ नहीं आ सकती, 2 साल तक सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ गए, तो आप बोल देते हैं। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं मार्केट के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं और मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो तीसरे इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं। तो ये सेम चीज आप एक मिनट में आपको दीजिए और 20 से 30 साल बाद आप इकोनॉमी को कहाँ देखते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो अब यही क्वेश्चन वॉरेन बफे साहब से एक बार पूछा गया, तो उन्होंने इसका जवाब बहुत ही सिंपल शब्द में दिया। उन्होंने बताया कि नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल डेफिनेटली लीड ए बेटर लाइफ देन द प्रीवियस वन। नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड ए डेफिनेटली बेटर लाइफ देन दी प्रीवियस वन। मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी आफत आ जाए, लेकिन जो अगली आने वाली जनरेशन है वो पिछली गई जनरेशन से एक बेटर लाइफ जिएगी। अब बेटर लाइफ से मतलब उनका ये नहीं था कि भाई स्पिरिचुअली बेटर होंगे या जो है किसी और तरह से बेटर होंगे। वो बेसिकली कह रहे थे मेटेरियलिस्टिक बेटर होंगे, मतलब हम भौतिक रूप से जो है सुख सुविधाओं स्वरूप से फैसिलिटीज के रूप में जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हमेशा बेटर लाइफ ही जिएगी। वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ आपने समझा कि हमारे जो 20 से 30 साल बाद का आने वाला समय है वो जो किस तरह से वो ज्यादा अच्छी मेटेरियलिस्टिक लाइफ जिएगी, जो वो ज्यादा कंज्यूम करने की कैपेसिटी उनकी बढ़ चुकी होगी। कंज्यूम मोर करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। वो सेम कंसेप्ट हमसे लागू रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको मान लीजिए मैं एक सिचुएशन में डालता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आपके पास अभी मैं बोलता हूँ कि कहीं से जो है लॉटरी लगी और आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए आने वाले हैं। तो 50 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में अभी क्रेडिट हो जाए तो आप उनका क्या करेंगे? तो देखिए, सोचने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आप तीन तरह के चार तरह के लोग होते हैं कि किस तरह से हम जो है उसको इन्वेस्ट करना या किस तरह से उसका यूटिलाइज करना चाहेंगे। पहले तरह के लोग क्या होंगे कि मेरे पास घर नहीं है, मैं एक घर बनाऊंगा और उसमें बढ़िया से रहूंगा। घर बनाऊंगा, बढ़िया से रहूंगा, तो मैं पर्सनल कंजप्शन के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। दूसरा क्या करेगा? वो बोलते हैं मेरे पास घर तो है लेकिन मैं एक और घर बनाऊंगा और उसको रेंट पे दे दूंगा। तीसरा क्या कहता है कि तीसरा मैं एक घर बना दूंगा या इसको एक बिल्डिंग बना दूंगा अच्छी खासी, और उस बिल्डिंग को क्या कर दूंगा, मैं स्कूल को जो है गिफ्ट कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा। तो बेसिकली ये एक सिचुएशन है। दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ? एक लोग करेंगे कि ठीक है घर बन गया, पैसे और बच गए। एक बंदा कहेगा मेरे पास कार नहीं है, मैं कार लूंगा और कार यूज करूंगा, पर्सनल यूटिलाइजेशन करूंगा, पर्सनल कंज्यूम करूंगा। दूसरा कहता है मैं कार तो लूंगा लेकिन उसे रेंट पे दे दूंगा तो वहां से मेरे को इनकम जनरेट होगी। तीसरे लोग वो है कि मैं एक बेस खरीदूंगा, बस को स्कूल में डोनेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आई? हाउस बनाया आपने, चाहे आपने पर्सनल कंजप्शन के लिए बनाया हो, चाहे आपने रेंट पे देने के लिए बनाया हो, और चाहे डोनेट करने के लिए बनाया हो, तीनों चीज में क्या बना रहे हैं आप? हाउस ही बना रहे हैं। फिर आपने कार है, कार चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे रेंट पे आपने दे के जनरेट करना हो, चाहे डोनेट करना हो, तब भी आप क्या कर रहे हैं? कार ही खरीद रहे हैं। तो बेसिक क्या चीजें हैं कि हमारी जो कंजप्शन कैपेसिटी है वो किन चीजों से बढ़ती घटती है, उसी चीज का आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूँ। चाहे आप किसी भी तरह से पैसे को इन्वेस्ट करें, तो आपकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो उसी पे डिपेंड करेगी। अब आगे बढ़ जाते हैं इससे आगे चलने के लिए। तो हमें सबसे पहले आता है, जब हमारी जो जनरेशन है वो किस तरह से काम कर रही होगी, कहाँ किस तरह से काम हो जाएगा कि वो आगे बढ़ने के लिए किस तरह की लाइफ जी रही होगी, जो कंज्यूम करने के लिए हम बोल रहे हैं कि वो मोर चीजें जो है वो कंजप्शन कैपेसिटी जो है उनकी बढ़ चुकी होगी। तो क्या होगा? इसके लिए आपको क्या समझना चाहिए? कंजप्शन कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है कि एबिलिटी टू कंज्यूम।
एबिलिटी टू कंज्यूम। एबिलिटी टू कंज्यूम जब उनकी ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उनको ज्यादा चीजें कंज्यूम कर पा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी कंपनियों को। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो क्या होगा? वही सेम कंसेप्ट, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। ये सेम कंसेप्ट यहाँ भी लागू होगा। तो आने वाली जनरेशन जिनकी एबिलिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी तो उनको कंपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा देगी, प्रोडक्टिविटी सेल्स बढ़ के प्रॉफिट बढ़ के उनका शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। और आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपको कुछ नहीं आता है, आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं जानते हैं कुछ भी और ना ही नॉलेज देना चाहते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, तो आप जाइए, आप बेफिक्र होके इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दीजिए और आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर बैठ जाइए। जिस स्पीड से आपकी जीडीपी और इकोनॉमी बढ़ रही होगी उसी हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो कर रहा होगा। तो सेंसेक्स और निफ्टी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए और बिल्कुल बेफिक्र होकर आप बैठ जाइए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट या अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ जाते हैं कि क्या वास्तव में सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो वास्तव में अच्छे हैं। मैंने कह तो दिया कि अच्छे हैं, आप इनमें निवेश कर लीजिए, लेकिन क्या वास्तव में अच्छे हैं? इसका मैं लॉजिक लॉजिक आपको आज दूंगा। अब इसको पता कैसे लगता है कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है? उसका पास्ट देख के, यानी हिस्टोरिकल डाटा देख करके। हिस्टोरिकल डाटा से आप पता लगा सकते हैं कि पिछली परफॉर्मेंस अच्छी थी, हालांकि ये गारंटी नहीं है कि आगे आने वाली परफॉर्मेंस भी अच्छी ही होगी। लेकिन जब भी हम किसी का पास्ट देखते हैं तो उससे पता लगता है कि हाँ, इंसान अच्छा होगा। यहाँ तक कि इंसान के बारे में भी हम यही सोचते हैं। तो सेम इसमें देख लीजिए, 1986 में आप बीएससी की बात करते हैं, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 1986 में शुरू हुआ है, वैल्यू है 100 रुपए। ध्यान से समझिएगा, इस कंसेप्ट को बहुत ही काम आने वाला और बहुत ही जरूरी है। 1986 में शुरू हुआ है, उसके बाद आज 2023 चल रहा है। 2023 में आज की वैल्यू देख लेते हैं। आज की वैल्यू मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। बीएससी की वैल्यू इस समय है 69,584 रुपये, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आप मान लेते हैं 69,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, 69,000, ठीक है। तो ये साल कितने हो गए? 86 से 14 और 23, 23 और 4, 23 और 4 27 और 10 37 साल। मतलब लगभग 1986 में आप मान सकते हैं 37 साल। आप एवरेज में 40 साल मान लीजिए, 40 साल पकड़िए, है ना। 40 साल में आपका पैसा जो है 100 रुपए से कितना हो गया? 69,000 हो गया। 69,000 हो गया। तो ये कितने मल्टीप्लाई हुआ? ये हो गया 690 गुना। 690 गुना जो है आपका पैसा बढ़ चुका है। अब इस बीच में सारी चीजें हो चुकी हैं। देखिए, सबसे इंपोर्टेंट कारगिल वार हो गया 1986-87 के बाद, जो हमारी जो मेन लड़ाई हुई है। उसके बाद हर्षद मेहता, अगर शेयर मार्केट की बात करें तो हर्षद मेहता स्कैम हो गया, ठीक है। संसद पे हमला हो गया। उसके बाद हमारा यूएस क्राइसिस हो गया, 2008 में यूएस क्राइसिस हो गया, ठीक है। बिल्कुल रिसेशन आ गया। सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जो 100 रुपए पे चीज शुरू हुई थी 1986 में, वो आज 69,000 रुपए पे है। तो हमारा जो पैसा है वो 690 गुना बढ़ चुका है। अब इसमें आपको कोई खास नहीं मिलेगा, इसमें आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बताने वाली बातें हैं, लेकिन हिस्टोरिकल डाटा से आप किसी भी चीज का परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब इसमें आपको थोड़ा सा बैंक की तरफ, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, इसमें पैसा लगाएंगे तो रिस्क की बात करेंगे, तो मैं आपको बैंक का भी थोड़ा सा आपके तरफ, वैसे खुद नहीं है क्योंकि आप कहेंगे ये तो कुछ खास नहीं है, तो आप देख लीजिए। यदि आप बैंक एफडी की बात करते हैं, यदि आपने बैंक एफडी में पैसा डाला होता तो आपको, मैं मान लेता हूँ आज इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन 12% पर एनएम मिल रहा है। उसमें से माइनस कर दीजिए 3% टैक्स, क्योंकि टैक्स लगता है। तो आपको 9% पर एनम जो है बैंक एफडी पर मिल रहा होगा। अगर आज की बात करें तो लगभग 7-8 के करीब चल रहा है, तो 8 में से वो 1.8% माइनस कर देंगे तो लगभग 6 to 7% जो है आपका मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ 72 लागू हो जाता है। रेट ऑफ 72, रेट ऑफ 72 ये क्या कहता है कि जितने भी आपके 72 को, जितने भी आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उससे अगर भाग कर देंगे तो अभी आप 8 से मान लीजिए, यदि आप टोटल भी देंगे तो आपके पैसे को डबल होने में कितना समय लगता है? 9 साल लगते हैं। यदि आपको रेट ऑफ रिटर्न 8 का मिल जाता है और वो 72 से, आप 72 को उससे डिवाइड करते हैं तो 9 साल होता है, तो 9 साल में आपके पैसे को डबल होने में, एक रेट ऑफ 72 कहते हैं, रेट ऑफ रूल ऑफ 72 बोल दीजिए बल्कि। तो ये उस तरह से काम करता है। तो यहाँ हम आपको दूसरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि आपने 100 रुपये 1986 में डाले होते, ठीक है, 100 रुपये। उसके बाद आप ये है, तो आपको 9 साल लग रहे हैं डबल होने में, 9 साल लग रहे हैं। तो यहाँ पे जीरो था, मान लो ये जीरो मान लीजिए, इसको जीरो।
8 साल में 200 होंगे, 16 साल में 400 हो जाएंगे, 32 साल में 800 हो जाएंगे, 4 8 16 24, 16 और 8 24। उसके बाद 32 साल में 1600 हो जाएंगे, और 40 साल जो कि अभी चल रहा है ये 3200 हो जाएंगे। तो मतलब यदि आपने ये पैसा बैंक में रखा होता तो आपके 100 रुपये आज कितने होते? 3200 रुपये होते, जबकि मार्केट में जो 100 रुपये थे वो कितने हो गए हैं? 69,000। यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है, जबकि ये आपने तब है जब मार्केट में 100 रुपये डाल के आप भूल गए होते। इस बीच में सारे केस आ गए होते, हो सकते हैं माइनस भी कुछ जो मैं दिखा रहा होता आपको, लेकिन आज की जो करंट वैल्यू है, जब आप अच्छे समय पर इसको देख रहे होते, तो आज भी मार्केट वैल्यू होती है आपकी वो ये होती। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती हैं कि आप स्टॉक मार्केट में किस तरह से निवेश करना है। आगे बढ़ जाते हैं। इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है कि इसका प्रूफ क्या है। अब हम इसकी तरफ क्या चलते हैं, इसमें हम दो चीजें मेनली ध्यान रखने वाली बातें हैं कि रिस्क। एक तो देखिए मार्केट है तो रिस्क तो है, तो रिस्क किस किस चीज का है? नंबर एक रिस्क है वोलेटिलिटी का। वोलेटिलिटी से आप सिंपल समझ में उतार चढ़ाव। कभी मार्केट बहुत तेज भाग रहा होगा तो कभी बहुत डाउन जा रहा होगा, तो आप तो वोलेटिलिटी का रिस्क है। तो दूसरा है, कोई भी चीज की रिस्क की बात कर रहे हैं, दूसरा रिस्क हो जाता है हमारा लूजिंग कैपिटल। लूजिंग कैपिटल, तो इस तरह से आपने क्या करेंगे, दो प्रकार के रिस्क हैं। मान लीजिए आप सिंपल सा एग्जांपल इसमें दे देता हूं। मान लीजिए आप बैंक एफडी में पैसा रखते हैं। बैंक एफडी में पैसा रखा आपने, और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले मार्केट के रेट, प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी के रेट आपने किसी ऐसे समय में डाले होते जब प्रॉपर्टी के रेट, जैसे मोदी गवर्नमेंट के समय में आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी के रेट उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप जो है प्रॉपर्टी में पैसा डाला होता, वो क्या होता? लॉस हो रहा होता आपको प्रॉपर्टी में। इस समय आज की डेट में अगर बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी में वैसे भी फ्लैट वगैरह खरीदते रहते हैं, आम्रपाली वगैरह का है, आम्रपाली ग्रुप का है, उसके बाद बीएपी ग्रुप का है। यदि आपने इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया होगा तो आप, यू माइट हैव लॉस्ट ऑल योर कैपिटल, सारी कैपिटल आपकी क्या हो चुकी होती? लॉस हो चुकी होती। तो आप यहाँ यहाँ भी रिस्क है। रिस्क तो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में भी, क्योंकि कहाँ कहाँ चीजें इन्वेस्ट कर सकते हैं मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां भी रिस्क है। तो स्टॉक मार्केट में क्यों रिस्क नहीं है, ये आपको बताने के लिए ही मैं आज बताऊंगा। इसमें रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी है। रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जाता है, तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए जो रिस्क है, कभी मार्केट यहाँ होगा, कभी मार्केट यहाँ होगा, कभी फिर मार्केट यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये जो रिस्क है ना, इसी को हम वोलेटिलिटी का रिस्क कहते हैं कि मार्केट किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जो मन में रखने वाली बात है वो क्या है कि अगले 5 साल का पैसा, अगले 5 साल का पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगले 5 साल में आपको जिस पैसे की जरूरत है वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में नहीं रखेंगे, तो आपके माइंड से जो ये जो वाला जो रिस्क है, ये वाला रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो आप जो है अच्छे से इसमें दिमाग लगा पाएंगे। तो ये सब चीजें आपने लिए चलता हूँ आपको। हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम जनरली मिस्टेक क्या करते हैं। हमारी जो है जनरली मिस्टेक क्या करते हैं यदि हम इन्वेस्टिंग के तौर पर लेना चाहें। ये सब चीज़ों का डाटा मैं आपको बिल्कुल इंटरनेट पे देख के दिखाऊंगा, लॉजिकली प्रूव करूंगा। मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 1987 में आपका जो मार्केट था वो 500 रुपये पे था, 1992 में वो पहुंच गया 3,000 पे। ये सब चीजें मैं ऐसे नंबर नहीं ले रहा हूँ, प्रॉपर आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से काम कर रहा है। तो ये 5 6 30 यानी 6 गुना हो गया कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में आपका पैसा कितना हो गया? 6 गुना हो गया। तो सभी जो मेरे जैसे दोस्त थे उनसे आपने पूछा होता और आपने हमने बताया होता कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका देख रहे होंगे आप शेयर मार्केट में 6 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 6 गुना आपने पूरा पैसा निकाला और कहाँ डाल दिया? शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लगे आपने ये पूरा पैसा लगा दिया। लेकिन आपको जानकर रहना नहीं होगी कि 1992 से 2002 तक कितने साल हो गए? 10 साल। कितने साल हो गए? 10 साल। आपका पैसा या तो सेम होगा या फिर माइनस में होगा। अभी आपको दिखा दूंगा, आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो 10 साल में आपका पैसा बिल्कुल भी, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आप टाइमिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ चीप और
एक्सपेंसिव बता सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने क्या किया, आपने बोला यार उसने बहुत गलत बोला था, आपने इनको फंसा दिया। आपने पूरा पैसा जो भी था सारा का सारा निकाला 2002 में, और 2002 में आपने निकाल के कहाँ लगा दिया, किसी बैंक वगैरह में या बैंक में रख दिया। लेकिन जैसे ही आपने पैसा निकाला तैसे ही मार्केट ने पकड़ा बूम, और 2002 से 2007, ये था 2002 में जो मार्केट था वो 3000 पे था, और 2007 में पहुंच गया 21,000, 7 गुना। इस बार कितने साल में, 2002 7 5 साल में। इस बार फिर आपने वही देखा कि भैया स्टॉक मार्केट से अच्छी कोई चीज नहीं है, मैंने फिर आपको समझाया कि यार तूने गलत कर दिया, उसने बोला इस बार ये गलती कर दी, लेकिन अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आपने क्या किया, 2007 में फिर से वापस अपने बैंक से पैसा निकाल के किस में डाल दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, और तुरंत ही मार्केट 2008 का यूएस क्राइसिस, मार्केट धड़ाम बिल्कुल 21,000 से गिर के कहाँ गई, 21,000 से गिर के फिर से डाउन हो गई। तो एक क्रम जो है चलता रहेगा, जैसे ही आपका मार्केट से पैसा निकालेंगे डालेंगे, यदि बीच में आप इस तरह का काम करते रहेंगे तो आप टाइम नहीं कर पाएंगे कब जो है मार्केट बढ़नी है कब घटनी है, ये किसी को पता नहीं होता है। सिर्फ आप सिर्फ जो है वैल्यू कर सकते हैं मार्केट को, वो चीप है या एक्सपेंसिव है, इस बात का आपने बेसिक ध्यान रखना है। अब आपको हमारा जो इन सब चीजों को समझने के बाद आपको बेसिक बात समझ में आई है कि हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे खरीदते हैं। जब महंगी हो जाती है मार्केट तब हम खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सब बात कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट जैसा अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इससे अच्छा इस लोगों ने 5 गुना बना दिया, लोगों ने 7 गुना बना दिया, ये सब चीजें लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या जाते हैं मार्केट में एक्सपेंसिव खरीद लेते हैं। और जैसे मार्केट एक्सपेंसिव होती है मार्केट डाउन होनी होती है, चीपर होनी होती है, नॉर्मल आनी होती है, मार्केट डाउन होती है, और हम जैसे हम बिल्कुल फेयर में आ जाते हैं कि तो पाना पैसा डूब जाएगा, सब काम खराब हो जाएगा, जब जान लगाने का समय आता है उस समय क्या करते हैं, डिस्काउंट पे बेच देते हैं। जबकि एक इन्वेस्टर को करना उल्टा चाहिए कि डिस्काउंट पे खरीदना चाहिए और प्रीमियम पर बेचना चाहिए। तो ये आपने बेसिक चीज आपने समझी होगी, इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप ये ना कहो कि किस तरह से काम कर रहा है। ये हमारे सेंसेस का चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने आपको बताया कि 1987 में सबसे पहले लेके चलता हूँ, 2009 1987 577 लगभग 500 का मार्केट है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस तरह से मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम 1992 में गए, 1992 में देख लीजिए यहाँ मार्केट का टॉप है, मार्केट है 3,000 पर, 3,386 मान लीजिए या जो भी मानना है, 1992 हो गया। 1992 से 2000 तक देखिए आप, पूरा पूरा मार्केट वही है जहाँ थी, या तो पहले पैसा मार्केट माइनस हो चुका है या आपका वो था, 10 साल तक मार्केट ने कुछ नहीं किया है। और जैसे ही आपने मार्केट में 2002 में पैसा निकाला, मार्केट तुरंत कहाँ पहुंच गई, 21,000, 21,000 पे मार्केट गई है। 21,000 में आपने 2000 उसमें 8 में जो है 21,000 से 2007 में पैसा निकाल के कि जो है वो आप बढ़ चुका है, इसमें पैसा डालते मार्केट क्रैश हो गई और नीचे पूरी की पूरी डाउन, मार्केट 8,000 पे वापस। 8,000 से बढ़ के फिर वही फासला चला, आगे गई 27,000 पर, फिर मार्केट ने झटका दिया, कोरोना आया, मार्केट 37,000 पर गिरकर कहाँ पहुंची, मार्केट गिरकर पहुंची है, ये देख लीजिए, मार्केट गिरकर पहुंची थी, सेंसेक्स गिरकर पहुंचा था 30,000 तक, और आज मार्केट पहुंच गया है 69,000 पर। तो ये बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट कभी टाइम नहीं कर सकते आप। ये सारी कंडीशन मैंने बिल्कुल लाइव दिखा दी है आपको कि किस तरह से ये काम करती है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ये आपने बता दिया कि इस तरह से हम काम कर सकते हैं, तो फिर इसमें हम इस जो वॉलेटिलिटी है इससे डील कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डील विद दिस वॉलेटिलिटी, इस उतार चढ़ाव से हम डील कैसे कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों, वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी कर दीजिए, और 30 से 40 सालों के लिए कम से कम कर दीजिए। आप बेफिक्र हो जाइए, कुछ भी होता रहे मार्केट में आपने कोई फिक्र नहीं करनी है, बेफिक्र होकर आपने जो है 30 से 40 साल तक चलानी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जितना सोच भी नहीं सकते, ये इंस्ट्रूमेंट उससे कहीं ज्यादा बेहतर रेट ऑफ रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। इसको क्या कह देते हैं, एसआईपी का मतलब क्या है, इसको आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी बोल सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। सिंपल मतलब समझिए, मार्केट इस तरह से चलता है, ठीक है। मार्केट इस तरह से चल रहा है, तो आपने क्या है, यहाँ खरीदा है, फिर टॉप पे भी खरीदा है, फिर माइनस में खरीदा है, फिर टॉप पे भी खरीदा है, फिर माइनस, फिर टॉप, फिर टॉप, टॉप, इस तरह से आप क्या करते हैं, जब ये वोलेटिलिटी आप इसको क्या कर देते हैं, इस तरह से मार्क कर देते हैं, तो क्या होगा, आपका महंगे पर भी खरीदा जाएगा और सस्ते में भी खरीदा जाएगा। तो जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, या इंडिया की बात करें तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, बाद में एवरेज बहुत ही अच्छा आ जाता है। अब ये बताना मुश्किल है, अब आप ये पूछेंगे ठीक है आपने बता दिया भाई साहब एसआईपी कर दो, एसआईपी कर दो, लेकिन किस में एसआईपी कर दो, किस में एसआईपी करें, ये बताना कठिन है। क्यों, क्योंकि यदि आपने आप मान लीजिए किंगफिशर जैसा कितना बढ़िया है, वो एक टॉप कंपनी है, निफ्टी 50 की टॉप कंपनी थी, यदि आपने किंगफिशर एयरलाइंस में एसआईपी कर रही होती तो आज आप जीरो हो गई होते, आपका सारा पैसा
बर्बाद हो गया होता। तो एसआईपी कर दी, मार्केट गिर जाए, तो इस तरह से आपको क्या करना है, उस तरह से सोच के कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एसआईपी करते हो तो हमारा पैसा जीरो ना हो। क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि बैंक में भी हम इसी तरह तो है, बैंक में भी हम तब तक है कि हमारा पैसा जीरो नहीं होगा, रिटर्न चाहे कम मिले। तो हमारा मेन मकसद स्टॉक मार्केट में वो होना चाहिए कि हमें ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है जिससे हमारी कैपिटल जीरो होने का खतरा हो। तो आज से क्या करना है, आपने एसआईपी करनी है। एसआईपी किस में करनी है वो मैंने बता दिया है आपको, सेंसेक्स या निफ्टी में, यानी इंडियन इकोनॉमी पे आपने बैट लगानी है। इंडियन इकोनॉमी पे यदि बैट लगाना है तो आपको निफ्टी 50 या फिर आपने सेंसेक्स खरीदना है, और सेंसेक्स खरीद के आपने छोड़ देना है। तो आज के बाद आपने, मैंने बताया डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या बताया, कि जब आप नीचे गिर रहा होगा आपका पैसा, आप मार्केट, तो आप ज्यादा खरीद पा रहे होंगे। आज से आपने निवेश करना यदि शुरू किया है, और आज आप इन्वेस्ट करती है, आज आज तक आपने देखा होगा कि जैसे ही आप डालते हैं पैसा, तैसे ही मार्केट गिर जाता है और आप बहुत दुखी होते हैं। लेकिन आज से आपने अपनी सोच बदलनी है, और देखना है कि जिस दिन आपने पैसा लगाया, उनसे अगली मार्केट आ गया, तो आपने खुशी से पार्टी देनी है कि भाई साहब मजा ही आ गया, आज से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और यार मार्केट गिर गया, क्यों? क्योंकि मैं अगली बार ज्यादा खरीद पाऊंगा। मार्केट गिरा ही रहे, जब तक आपके पास निवेश करने का पैसा है, तब तक मार्केट गिरा ही रहे, ये आपकी सोच में होना चाहिए। तो इस तरह से आपने हैप्पी फील करना है, क्योंकि जब तक आप मार्केट गिरने पर हैप्पी फील नहीं करेंगे, एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। क्यों? हैप्पी फील करने का कारण क्या है, वो ये कारण है कि आपका जो कॉस्ट है वो कम आ रहा है। अब आप ज्यादा माल खरीद पा रहे हैं उतने पैसे में, ज्यादा माल खरीद पा रहे हैं, एक ना एक दिन आदमी हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। एक बहुत अच्छी कहावत है, हमारे गुरु जी ने बताई है, नीतीश कुमार सर उनका नाम है, बहुत अच्छी गुरु जी। मैं अपने 3 गुरु जिनको मैं बहुत मेन मानता हूँ, उनके बारे में आपको, उनके वीडियो चैनल के बारे में भी आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल, सत्य, सुंदर, टिकाऊ जो है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और सभी बहुत अच्छी से सिखाते हैं। तो मैं, नीतीश कुमार सर का एक डायलॉग है कि आदमी हो या मार्केट, एक ना एक दिन जाना तो ऊपर ही है। तो आपने बेफिक्र होकर जो है डॉलर को, या एवरेजिंग, या रुपी को एवरेजिंग जो है अपनी कर लेनी है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें बाय कैसे करना है, हाउ टू बाय निफ्टी, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, क्या ये एनफ रहेगा, एनफ इन द सेंस काफी है क्या, क्या हम इसे खरीदने से अमीर बन जाएंगे, और यदि बन जाएंगे तो उसकी गारंटी क्या है। ये 3 क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे होंगे, तो धीरे धीरे करके एक एक करके सबका जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ टू बाई निफ्टी, ये सिंपल सी बात है, कैसे खरीदते हैं मैं आपको लास्ट के 5-7 मिनट में बता दूंगा किस तरह से निफ्टी खरीदना है। लेकिन हम पहले, उससे पहले आगे के 2 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले ही मानेंगे कि हम क्या काफी है अमीर बनने के लिए। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा, कितना अमीर, कितना अमीर इन द सेंस, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वॉरेन बफे जो है इंडिया के, सॉरी, वर्ल्ड के 7th रिचेस्ट पर्सन है, और उनकी $120 बिलियन की जो है नेटवर्थ है। तो यदि आप उनके जितना अमीर बनना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, अपने गुरु को, अपने आइडियल, अपने आदर्श को फॉलो करेंगे। तो हम अगर बोलें कि हाँ मैं वॉरेन बफे जितना अमीर बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई मुझे वॉरेन बफे जितना अमीर बनना है। और उनके जितना अमीर बनना है तो उनकी संपत्ति जो है 9 लाख करोड़ है। कितनी है? 9 लाख करोड़। गिनने के लिए भी कई दिन चाहिए। मजाक वाली बात है, ठीक है। उनका जो रिटर्न है, उनका जो रिटर्न है 1964 से, जब से उन्होंने स्टार्ट किया, और 2022 तक की बात कर लेते हैं, ये लगभग 36 लाख गुना बढ़ा है। मतलब उनकी जो संपत्ति है वो 36 लाख गुना बढ़ गई है। अब सालाना रिटर्न, ये तो बहुत बड़े अमाउंट हो गया। यदि आप सालाना रिटर्न की बात करते हैं, सालाना रिटर्न उनका है 20.1%। ये वो अपनी कंपनी को हर एक साल जो है एक रिपोर्ट देते हैं, ये उनसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता भी दूंगा, ये कहाँ से डाउनलोड की जाती है, पूरी पूरी पीडीएफ फाइल है। ये कोई भी चीज विदाउट लॉजिक नहीं है, सारी चीजें आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। तो 20.1% उनका जो है रेट ऑफ रिटर्न है ईयर और ईयर, ये आपको बन जाते हैं। तो यदि आपने देखा कि जो इन्वेस्टिंग की दुनिया के भगवान हैं, वो भी केवल 20% रिटर्न से क्या बन गए हैं, भगवान बन गए हैं। किसके? इन्वेस्टिंग की दुनिया के। ठीक है। तो यदि आपको 20% रिटर्न मिल जाए, तो आप क्या बनेंगे? वॉरेन बफे बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए आपको वॉरेन बफे बना जाते हैं। 20% अगर रिटर्न मिल जाता है तो वॉरेन बफे बन जाते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का बात मानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन
करेंसी ये उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है, मतलब इंडिया की जो है 6% है और वहाँ की जो है 2% है। तो इन दोनों का अंतर हो गया 4%, यानी 20% जो है रेट ऑफ रिटर्न यदि आप अमेरिका में लाते हैं तो आप वॉरेन बफे बन सकते हैं, लेकिन आपको 4% इंडिया में फालतू लाना पड़ेगा, तो तब आप वॉरेन बफे बनेंगे, टोटल हो जाएगा 24%। तो आपको इंडिया में वॉरेन बफे बनना है, इंडिया का वॉरेन बफे बनना है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, 24% एनुअल रिटर्न लेकर आना पड़ेगा यदि आप इंडिया के वॉरेन बफे बनना चाहते हैं। तो ये जो मैजिक आप क्रिएट करना चाहते हैं वॉरेन बफे बनने के लिए, आपको 24% एनुअल रिटर्न जनरेट करना होगा। तो इंडिया का रेट ऑफ रिटर्न क्या है? अब भाई इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तो मेरे सिंपल से शब्दों में इसको बात करें कि ये देखने वालों की आंखों में डिपेंड करता है, देखने वालों की आंख में डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे देखना चाहते हैं। यदि आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव देखना चाहते हैं तो नेगेटिव दिखता है। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, ये आपको इसमें दिखा देता हूँ, देखिए। यदि आप यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो लगभग प्लस, हल्का सा प्लस देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल न्यूट्रल है। यहाँ से यहाँ तक आप, जब आपको पॉजिटिव दिखाना हो तो बोलिए देखिए मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया था और यहाँ पहुंच गया, कितना कितना जो है पॉजिटिव रिटर्न मिला। और जिसको नेगेटिव दिखाना है वो यहाँ दिखा दीजिए, देखिए कितना है मार्केट का और कितना डाउन आ गया है मार्केट। यहाँ से शुरू करिए, यहाँ दिखा दीजिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये देखने वालों की आंखों पे डिपेंड करता है, आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं और नेगेटिव भी देख सकते हैं। तो उन आप नॉर्मल इसको जब एवरेज करने की, सब चीजें एवरेज ही करते हुए आ रही हैं, तो हम अगर एवरेज करने की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1986 से लेकर 2023 आज हो गया। 1986 से लेकर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको दोबारा से। यहाँ देखिए 1986 से में जब हमारी सेंसेक्स की वैल्यू 100 रुपये थी और 2023 में जब हम 69,000 पे पहुंच चुके हैं, तो ये किस तरह से काम करती है उसके बारे में परसेंटेज में हो रखा है, जनरल कर देते हैं। 69,000 पहुंच चुके तो हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या मिला, इसको कैलकुलेट करने हम जाएंगे रेट पे। रेट में लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल हो गए, 37, 23 और 24, 37 हो गए, 37 हो गए। उसके बाद पेमेंट हमने कुछ नहीं की बीच में, 0 - 100 रुपये थे जब वैल्यू, उसके बाद आज वैल्यू हो गई है 69,000। और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये एंटर कर देंगे। ये नंबर एरर आ रहा है क्योंकि शायद कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है। अब इसको 60,000 कर लीजिए, एक मिनट करके देख लेते हैं। ये 60,000 करेंगे तो शायद इंटरप्रेट में दिखा देगा, अभी नहीं दिखाया। और कम कर लीजिए, मैं 40 साल कर लीजिए इसको। आपको रिटर्न एवरेजली थोड़ा सा हमें अंदाजा तो लगा ना, ये देखिए 17% रिटर्न हमें लगभग पर एनियम प्राप्त हुआ है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था आपको कि जो 100 रुपए की चीज जब हमने इन्वेस्ट किया था 1986 में, हमने इन्वेस्ट कर दिए थे 100 रुपए, जो आज 69,000 रुपये पहुंच चुका है, तो हमें हर साल लगभग 17% का रिटर्न मिला होता है। इसको दूसरा कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये भी है। तो आज हमारे पास 100 रुपए है, इस पे एनुअली आपको क्या मिल रहा है, हाँ 17% का रिटर्न मिल रहा है। तो आप आज वैल्यू क्या बनेगी वो देख लेते हैं। तो इसमें हम इसको कर देंगे इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई 1.17, तो इसकी वैल्यू मानने के लिए 117। तो इसको अगर निकाल के लेके जाएंगे 40 साल, 136 रुपये, ठीक है। यहाँ से नीचे ट्रैक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 399, 40 साल। और हमने शुरू कितने से किया है, इस साल वैल्यू देख ली 3 से, तो 43 तक जाना होगा। 43 तक हम आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया 43। तो हमारा जो है 40 साल में 62,000 का अगर 17% रिटर्न मिला होता, तो ये आपको यहाँ से भी इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 17% रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो आप कितने रुपए में, यानी वो 62 पे पहुंच जाते हैं अगर आप 17% एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। देखिए 17.175 है, इसको परसेंटेज में दिखाएंगे अच्छी तरह से देख। ये देखिए 17.34 है, तो यदि हम 1 पॉइंट हमने जितना किया है 17 है, तो 1734 भी कर देंगे तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और आप उसको काम है। आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है स्टॉक मार्केट का, वो यदि 17% के 17% आज तक बढ़ा है पिछले 40 सालों में या 37 सालों में, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिला, 16% पर एनम। अब बात आ गई कि वॉरेन बफे बनने के लिए हमें क्या चाहिए, 24%, और हमें मिला 62%। तो आपसे किसी ने पूछा कि आप वॉरेन बफे बन सकते हैं क्या स्टॉक मार्केट के रिटर्न से, तो मैंने बोलूंगा एब्सोल्युटली नहीं। लेकिन क्या कम है क्या, अगर 16% पर एनुअल में आपको मिल जाता है तो वॉरेन बफे नहीं बने, पर आप इतने अमीर तो बन सकते हैं कि आप जो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो आपको मिला कि आप इतने रिटर्न से जो है नहीं बन सकते वॉरेन बफे, लेकिन आप अच्छे खासा अमीर
बन सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो आता है कि गारंटी क्या है। इसके लिए आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी दोस्तों। अब फिर मैं आपको, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये पहले स्टॉक मार्केट पे ले गया, फिर जीडीपी पे, अभी इकोनॉमिक्स पे ले आया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए, जब भी आप किसी चीज की गहराई तक जाएंगे तो आपको मजा भी आएगा, और वो लॉजिकली काम कैसे करती है इसको समझने में आपको आसानी भी होगी। तो चलिए, अब मैं इकोनॉमिक्स समझा देता हूँ। इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है, आप बैंक एफडी को मान लीजिए। सबसे पहले आप कहाँ रखते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं। बैंक एफडी में यदि पैसा रखते हैं तो वहाँ पे आपको 6 to 8% जो है पर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होता है। आप बैंक से क्या करेंगे, बैंक आपको, जो बैंक बोरो करते हैं, बैंक से बोरो करते हैं हम पैसा ना, तो वो लैंड करता है, वो किसी को लैंड करता है। ठीक है। तो इस तरह से आप, बैंक आपसे पैसा करता है और किसी को लैंड करता है, ये एक साइकिल चलता रहता है। किस किस के लिए कि पैसा लैंड करता है वो, हाउसिंग लोन के लिए करता है सबसे पहले तो, है ना। फिर आपकी एजुकेशन लोन देता है, लोन के रूप में ही तो लैंड करता है ना वो। उसके बाद इंडस्ट्री को लोन देते हैं बैंक, इंडस्ट्री को लोन देते हैं। इस तरह से बैंक आपसे पैसा लेता है, बैंक आपसे पैसा लेता है, और इन सबको जो है बैंक बहुत लैंड कर देता है, यानी उधार दे देता है। तो यदि वो आपको, सिंपल सी बात है, बैंक जब कब ग्रो करेगा, कोई भी बैंक कब ग्रो करेगा, यदि आपको 6 to 8% दे रहा है, तो जब किसी से ले रहा होगा, जिसको लैंड किया है उसने, तो उसको किसने, कम से कम 10% उसको खुद मिलना चाहिए। तो 10% पे लैंड करेगा तभी तो आपको क्या करेगा, 6 to 8% देगा। यानी 1 से 2% अपने लिए भी रखेगा, वो अपने एम्प्लॉय में है, अपने कर्मचारी में है, अपनी फैसिलिटीज में, अपने बाकी एक्सपेंडिचर्स भी हैं। तो यदि ये करेगा, अब ये लिया किसने है लोन, इंडस्ट्री ने लिया है, कितने पे, ठीक है। इंडस्ट्री ने को लोन देगा, इंडस्ट्री को लोन देगा तो 10% पे देना पड़ेगा। 10% पे इंडस्ट्री को लोन दिया है, तो इंडस्ट्री जब 10% पे लोन ले रही है, तो उसको प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम 18-20% का वो क्या मान के चल रही होगी, उसका प्रॉफिट 18 से 20% होना चाहिए, ताकि वो 10% किसका, बैंक का वापस कर दे, और 5 से 7 या 8 10% वो अपने पास रख ले। इस तरह से ये पूरी इकोनॉमी काम करती है। समझ में आया बेसिकली, एक बार फिर बता देता हूँ। बैंक है, बैंक आपसे पैसा लेता है, आपसे पैसा लेगा, और बैंक क्या है, पैसा देगा किसको, इंडस्ट्री को। ठीक है। पैसा लेगा आपसे, उस पे आपको 4 से 6% जो है, या 6 से 8% जो है, ये मान लीजिए पर एनो आपको इंटरेस्ट देगा। लेकिन जब वो बोरो लैंड करेगा, इंडस्ट्री को लोन देगा, तो 8 से 10% पे लोन देगा। तो ये 2% जो है उसके किसके रहे, अपने खुद के खर्चे के लिए। अब यहाँ इंडस्ट्री की बात आ जाती है। इंडस्ट्री जो पैसा लगा रहा है, बिजनेसमैन है या इंडस्ट्री है जो पैसा लगा रहा है, उसे यदि 10% बैंक को देना है, 10% किसको देना है, बैंक को देना है, तो उसकी खुद की कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20% की वो इच्छा कर रहा होगा, ताकि 10% बचा के वो अपने जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो कर सके, इंडस्ट्री को क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो इस प्रकार से ये पूरी साइकिल काम करती है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप निफ्टी खरीद लिया, आपने निफ्टी खरीद लिया, आप सोच रहे हैं कि रिस्क है, निफ्टी खरीद लिया आज आपने, और निफ्टी खरीदने के बाद क्या होगा, सेंसेक्स भी जीरो हो गया, और निफ्टी भी क्या हो गया, जीरो हो गया। हालांकि ये सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन 1% मान के चलते हैं, कोई भी चीज लॉजिकली प्रूव होनी चाहिए। तो ये जीरो हो गया, तो सिंपल सी बात है कि भाई, जब ये तीनों जो जीरो होंगे, तो इन दोनों में हिस्सा किसका है, टॉप इंडस्ट्रीज का है, इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। और टॉप इंडस्ट्रीज यदि ये जीरो हो गए, तो टॉप इंडस्ट्री पहले क्या, कौन जीरो होगा, टॉप इंडस्ट्रीज जीरो होगी। टॉप इंडस्ट्रीज जीरो होगी, तो इन्होंने किसके किससे पैसा लिया है, बैंक से पैसा लिया है, तो बैंक जीरो होंगे, बैंक जीरो होंगे, तो आपने पैसा किसको दिया था, बैंक को दिया था, तो आप जीरो हो गए। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, कि आपका पैसा बैंक में तभी तक सेफ है जब तक कि इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा जनरेट कर रही है। जैसे ही इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न कम जनरेट शुरू करना करना शुरू करेगी, आपका पैसा भी उसी प्रकार से डूबने के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि ये परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन रिस्क उसमें भी है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका पैसा ना डूबे, इसके लिए 3 फोर्सेज जो है बहुत काम करती है। आपका पैसा ना डूबे, तो 3 फोर्सेज बहुत काम करती है, यानी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, इंडस्ट्री को बचाने के लिए सबसे पहले तो जो बिजनेसमैन है, यानी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। दूसरा फिर आरबीआई आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है, आरबीआई आ जाता है। वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा डाउन करेगा, लोग माल खरीदेंगे, सप्लाई डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो मार्केट में फ्लो आ जाएगा। और तीसरा जो है, गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो उनको टैक्स कम कर देगी, या उन्हें जमीन दे देगी फ्री में,
इंडस्ट्री को क्या कर देगी, जमीन फ्री में दे देगी, टैक्स कम कर देगी। उससे क्या होगा, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो जनरेट उतना जितना होना चाहिए उतना लगभग करेगा। तो बेसिकली ये तीन फोर्सेस बहुत ज्यादा काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर आएगा, उसके बाद आरबीआई आ जाएगा, यानी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक आ जाएगा, और फिर जो है गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें तभी तक हैं जब तक कि वो किसी भी देश के लिए क्या है, एक असेट है। असेट इन द सेंस वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बिना देश चलने की थोड़ी सी जिम्मेदारी जो जो संभावना है वो बहुत ही कम है, तब तक ये काम करते हैं। तो इस तरह से आपको ये बेसिकली काम करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में निवेश करना आपको उसी हिसाब से काम करने के लिए। तो बेसिकली आपको क्या होगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आपको हल्का से एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज की वीडियो का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग करने की जो एबीसी है या बेसिक्स हैं वो कैसे हैं, किस हिसाब से इन्वेस्टिंग काम करती है। फिर मैंने आपको बताया कि जीडीपी किस तरह से काम करती है पार्टिसिपेट करने के लिए। यदि आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी एक आम आदमी, एक एवरेज इंडियन किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जाने में, हमारी जीडीपी को आगे ले जाने में किस तरह से भागीदारी अपनी निभा रहा है। और यदि वो डायरेक्ट निवेश करता है तो किस तरह से और ज्यादा चांसेस हैं। फिर दूसरा करते हैं कि हमने मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया टाइम इन द सेंस कि आज खरीद लो बेच लो ये नहीं बता सकते, लेकिन हम वैल्यू कर सकते हैं कि आज अगर मार्केट को खरीदना है तो क्या ये चीप है या एक्सपेंसिव है। उसका तरीका मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन करके मैंने आपको समझाया। वॉरेन बफे के बारे में आपको बताया, जो कि इन्वेस्टिंग की दुनिया के भगवान हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, और सभी को इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में भी बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप नॉलेज ले पाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको आज बाय करना पड़ जाए तो आज मार्केट की हालत कैसी है, मार्केट एक्सपेंसिव है या चीप है। तो उसमें हमने कैलकुलेट करके तब देखा तो हमें पता लगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना एक्सपेंसिव है और ना ही वो है। जब हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना एक्सपेंसिव है ना वो है, तब हमने जाना कि हम इस वोलेटिलिटी से, इस प्रकार की सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वो एसआईपी के थ्रू निकल सकते हैं। अब एसआईपी में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे सामने कि एसआईपी अगर करनी है तो किस में करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था किंगफिशर का, कि यदि हमने किंगफिशर में की होती, यस बैंक में की होती, आज हमारा पैसा इतना था वो भी डूब चुका होता। तो इस वोलेटिलिटी से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बास्केट में निवेश करेंगे। और बास्केट में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका वो है सेंसेक्स या निफ्टी में निवेश कर दीजिए, यानी इंडियन इकोनॉमी पे आप बैट कर दीजिए, तो आपको वो हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि हम निवेश करने के लिए बोल तो रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में, निफ्टी में, सेंसेक्स में निवेश कर दीजिए। तो क्या ये सही है, क्या ये एनफ है अमीर बनने के लिए, इतना काफी रहेगा? तो हमने वरुण बफेट साहब का उदाहरण लिया, उन्होंने 24% पर एनम की रेट ऑफ रिटर्न से अपनी नेटवर्थ को जनरेट कर रहे हैं और पिछले 40 सालों से। तो उस हिसाब से हमने आगे उसको देखा। उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार से जो है, अगर हमें वरुण बफेट जितना अमीर बनना है तो हमें रेट ऑफ रिटर्न क्या जनरेट करना होगा। फिर हमने अपने मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट किया कि मार्केट में रिटर्न जो मिल रहा है वो हमें 16% पर एनम, यदि हम पिछले 40 सालों की बात करें तो वो हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमने जाना कि यदि हम 16% पर एनुअल का कैलकुलेट कर लेते तो हम कितने अमीर बन पाएंगे। तो निश्चित रूप है हम वरुण बफेट जितना नहीं बन पाएंगे, लेकिन काफी अमीर बन सकते हैं। इसकी गारंटी मैंने आपको लॉजिकल प्रूफ के द्वारा दी। फिर हमने जाना कि थोड़ी-सी इकोनॉमिक्स सीख लेते हैं, क्योंकि हम 16% कैसे जनरेट करेंगे, क्या गारंटी है कि 16% जनरेट कर पाएँगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं, तो हमें 6 से 8% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। बैंक उसी पैसे को किसी और को लेंड करता है, यानी इंडस्ट्री को लोन देता है, हाउसिंग लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है, वो थोड़े से महँगे होते हैं हमारे रेट ऑफ रिटर्न से, ताकि वो 1-2% का अपने पास जनरेट करता है। जिस इंडस्ट्री को आपने लोन दिया है या आपने जो हाउस खरीदा है, आपने जो एजुकेशन प्राप्त किया, हम ये उम्मीद करते हैं कि हम फ्यूचर में वो ग्रो करेगा, यानी जो 10% पे इंडस्ट्री ने लोन लिया है वो 15, 20, 16, 18% तक ग्रो करेगा। तब जाके हमारा क्या होगा, उनका प्रॉफिट जनरेट होगा। और यदि वो 20% से ग्रो करेंगी तो सिंपल सी बात है, लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और लोग ये सोचते हैं कि ये तो बस ऐसे ही सट्टा है, जुआ है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। जी नहीं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम करता है। यदि आपको इसकी नॉलेज है, थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे आने वाली वीडियोज में बहुत सारा ज्ञान मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आई है, मेरा प्रयास मैंने किया है उसको आपको पसंद आ रहा है और कुछ नॉलेज मिली है, तो वीडियो को
ये ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए क्योंकि सभी के ज्ञान की बात है। ये छोटे बच्चों को भी सिखाइए किस तरह से आप जो है इन्वेस्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और एन्जॉय करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। थैंक यू।